हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। तो आज हम एमसीक्यू प्रैक्टिस अपने करेंगे बच्चे। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर यानी उद्विकास और व्यवहार के विषय में बच्चे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यानी जो जीवों के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उनके शारीरिक संरचना या उनके जैविक प्रक्रियाओं के अंदर जिस प्रकार से बच्चे परिवर्तन हुए, परिवर्तन होने से उनकी स्पीसीज, उनकी जातियां, जनजातियां जिस प्रकार से विकसित हुई, तो उन सभी से रिलेटेड आज क्वेश्चन हमारे पास होंगे। रोशनी, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं और फास्ट रखेंगे सेशन को, इतना स्लो नहीं रखेंगे कि टाइम भी हमारा खराब हो, क्योंकि कंसेप्ट आप सभी लोग पढ़ चुके हो और अब कंसेप्ट पढ़ने के बाद में हमारा मुख्य उद्देश्य होगा ये वाला। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन बच्चे आप सभी के सामने दिया गया है। अर्जित लक्षणों की विरासत यानी इनहेरिटेंस का मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। एक्वायर्ड करेक्टर का मतलब है किसी जीव ने अपने जीवन काल में जिन गुणों को अर्जित किया है, जिन नए गुणों को विकास किया है, वो अगली जनरेशन में चले जाते हैं। ये प्रस्ताव आपको किसने दिया, ये आपसे पूछा है बच्चे। सही आंसर आएगा सर, ये थ्योरी दी थी लेमार्क ने। लेमार्क ने हमें इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसका मानना था कि कोई भी जीव अपने जीवन काल में जो भी विशेषताएं, जैसे मांसपेशियों का विकास है, गर्दन लंबी है, जो भी चीजों को अप गेन करता है, उसकी संतान में, उसकी संतान को अपने आप मिल जाती हैं। तो यही आपसे प्रिंसिपल पूछा था, आंसर जान लिया होगा, कंसेप्ट आप जानते हैं। अगला है बच्चे, मॉलिक्यूलर क्लॉक एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्री हिस्ट्री में उस समय का पता लगाया जाता है जब दो या दो से ज्यादा जीवन रूप अलग हुए हों। देखो भाई, ध्यान से समझना, इसको पूरे आपके सामने एक्सप्लेनेशन है और बड़ा आसान सा कंसेप्ट है भाई। मॉलिक्यूलर क्लॉक वाली जो बात है ना, अभी इसमें क्या पढ़ा जाता है अभी हम समझेंगे। इसकी अवधारणा किसने दी थी आपसे पूछा है, तो अवधारणा दी थी बच्चे आप सभी के सामने लिखा हुआ, जकरकंडी एंड पॉलिंग ने दी थी। तो इन्होंने, इसका मतलब क्या है, इसका उपयोग, जो मॉलिक्यूलर क्लॉक वाला थ्योरी है, कंसेप्ट है, इसका मतलब क्या है, इसका उपयोग हम यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि किसी प्रोटीन या किसी डीएनए में कितना परिवर्तन हुआ है, कितनी म्यूटेशन हुई है, और ये टेक्निक जो कितना हुआ है, और उसके आधार पे जो दो जीव है ना, उनके डाइवर्जेंस टाइम का अनुमान लगाते। मतलब कोई भी स्पीसीज है, उस स्पीसीज के अंतर्गत कितना म्यूटेशन हुआ, उनके जेनेटिक मटेरियल में कितना परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने से वो दोनों अलग अलग प्रकार की स्पीसीज बन गई, तो उनका समय क्या था। परिवर्तन के आधार पे हम ये जानते हैं कि किस समय पे वो अलग अलग स्पीसीज बनना उनका शुरू हुआ होगा बच्चे। और इस टेक्निक से हम क्या पता लगाते हैं, इवोल्यूशन का। और फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है पूर्वजों के साथ किस पूर्वज से उनका विकास हुआ है, इन चीजों का पता लगाने के लिए हम इस थ्योरी का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्लॉक थ्योरी। अगला क्वेश्चन है बच्चे, जो जीव अपने माहौल के हिसाब से खुद को सबसे अच्छे से ढाल लेता है वही जिंदा रहेंगे, ये बात किसने कही थी। यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कंसेप्ट किसने दिया था। मतलब जिस ऑर्गेनिज्म ने अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया वो जिंदा रहेगा, जो नहीं ढाल पाया वो इस प्रकृति से विलुप्त हो जाएगा। ये कंसेप्ट के बारे में आपसे पूछा किसने दिया था, और ये दिया था मेरे भाई डार्विन ने ही, है ना। ये दिया था किसने सर, डार्विन ने। पढ़ चुके हो आप लोग इस बात को। फिर है ये छत्तीसगढ़ के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे, आपसे पूछा नेचुरल सिलेक्शन के जरिए, नेचुरल सिलेक्शन के जरिए प्रजातियों की उत्पत्ति या जीवन के संघर्ष में पसंदीदा जातियों के संरक्षण पर ये किसकी बड़ी रचना थी मेरे भाई। देखो अभी जो डार्विन ने कहा ना, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, उसी बात को एक्सप्लेन करके लिखा है कि भाई जो अपने आप को ढाल लेते हैं या प्रकृति जिसको चुनती है उसके हिसाब से वो परिवर्तन करता है, अपने आप को ढाल लेता है। तो एक किताब के अंदर लिखा था नेचुरल सिलेक्शन के अंदर, यानी कि जो जीव उन गुणों को सिलेक्ट करके अपने अंदर धारित कर लेता है जो उसके जीवन रहने के लिए जरूरी है। तो ये जो बुक लिखी थी किसने लिखी थी बच्चे, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको बोला है ये फिर से अर्जित गुणों की विरासत, ये आपका मध्य प्रदेश में पूछा गया था बच्चे। अर्जित गुणों की विरासत और अस्तित्व के लिए संघर्ष क्रमशः और द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। मतलब इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आर प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किए थे और किस सीक्वेंस में मेरे भाई, मतलब किन दो व्यक्तियों ने ये बात प्रपोज की थी। अभी हमने समझ लिया ना इस बात को, इसका मीनिंग क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल, ये दोनों बातें हमने जो अभी पढ़ी थी उसी के विषय में क्वेश्चन है। और ये चीजें आपको दी किस किसने थी,
तो जस्ट मेरे भाई एक तो लेमार्क और एक डार्विन, इन दोनों ने, लेमार्क ने क्या कहा था, यही अर्जित गुणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। डार्विन ने क्या कहा था कि अपने एग्जिस्टेंस के लिए सभी स्ट्रगल करते हैं तो कुछ नेचुरल सिलेक्शन होता है, कुछ गुणों को ऐसा सिलेक्ट किया जाता है जीव के द्वारा जो उसके सर्वाइव करने में सहायता करते हैं। तो इन दोनों ही व्यक्तियों का नाम आएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे इसके बाद में, चार्ल्स डार्विन ने अपनी मशहूर जो दुनिया भर की यात्रा की थी वो किस जहाज से की थी, ये आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा बच्चे, उसका नाम था HWS बीगल। डार्विन ने 1831 से 36 के बीच में HMS बीगल, ये आपका शिप था, इस पर यात्रा की थी बच्चे, वही आपसे क्वेश्चन पूछा है। और फिर उसके बाद भी उन्होंने एक बुक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। प्रोटोप्लाज्म का कोलोइडल सिद्धांत किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चे? देखो, एक साइटोप्लाज्म होता है, एक प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अलावा जो सेल के अंदर भरा होता मटेरियल। प्रोटोप्लाज्म मतलब है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस को शामिल कर लो तो जितना भरा होता है। तो उन्होंने तो उसके बारे में कोलोइडल सिद्धांत आया था कि भाई जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कोलोइडल फॉर्म में होता है। किसने दिया था बच्चे? ये सिद्धांत दिया था फिशर ने दिया था। बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी प्रोटोप्लाज्म जो होता है कोलोइड की तरह से व्यवहार करता है। कोलोइड आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपका सॉल्यूशन एक शब्द सुना होगा, कोलोइड सुना होगा आपने, एक शब्द सस्पेंशन सुना होगा, ऐसे कई प्रकार की टर्म्स होती हैं बच्चे। उसके बाद है द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, मतलब जिस अंगों का हम अपने जीवन काल में ज्यादा उपयोग करते हैं वो विकसित हो जाते हैं, जिनका हम उपयोग कम करते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। ये एक थ्योरी आई थी हमारे पास में अंगों के उपयोग और अनुपयोग के संबंधित। ये किसने दी थी बच्चे? लेमार्क ने दिया था। यही आपसे पूछा। अगला क्वेश्चन, जीवन की शुरुआत में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो इनसे बने होंगे। यानी जीवन की जब शुरुआत हुई मेरे भाई तो उस समय पे जो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किससे बने होंगे, ये आपसे पूछा है। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, जैसे अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है या सिंपल शुगर हैं, तो बच्चे इनके बनने का मुख्य तात्पर्य क्या है बच्चे, किस प्रकार से बने होंगे? तो इसके बारे में मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट हुआ था। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, इन्होंने वैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशन उत्पन्न की थी लेबोरेटरी के अंदर जैसा इन्होंने एक्सपेक्टेशन किया था कि शुरुआत में हमारी पृथ्वी पे रही होंगी, और इन्होंने उस एक्सपेरिमेंट करके वैसे ही मॉलिक्यूल्स ऐसे बना के दिखाए थे लेबोरेटरी में जैसे हमने फिर थ्योरी मान ली कि भाई हमारी पृथ्वी पे भी ऐसा ही हुआ होगा। तो कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर थी, और इनको इलेक्ट्रिक स्पार्क्स इन्होंने दिए थे। ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने आप सभी को पढ़ाया है। तो इनका रिजल्ट क्या हुआ था कि हमें अमीनो एसिड जैसे मॉलिक्यूल मिल गए थे, और फिर हमने ऐसा मान लिया कि ऐसा ही हमारी अर्थ पे हुआ होगा बच्चे। तो इसका मतलब क्या आएगा? इसका मतलब यही आएगा सर कि अल्ट्रा वायलेट रेज की सहायता से हमने क्या कार्बन और नाइट्रोजन कंपाउंड्स का यूज किया था, जिससे ये कंडीशंस आपकी हुई थी। यानी इन कंपाउंड से हमारे आगे के मॉलिक्यूल बने होंगे। नीचे आपको मछलियों के कुछ ग्रुप दिए गए हैं, तो किस इनमें से किसको एक लिविंग फॉसिल माना जाता है? लिविंग फॉसिल का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत लंबे समय से ऐसे जीव जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, वो जैसे पहले थे वैसे ही है, कोई खास इवोल्यूशन नहीं हुआ, उनको लिविंग फॉसिल कहते हैं बच्चे। इसका एग्जाम्पल कौन सी है? तो कोइलोकेंथ ये आपकी मछलियों की कैटेगरी है, इसको हम उसमें शामिल करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या कह रहा है। आपसे कहा कि भाई जो अलग अलग कंसेप्ट हमारे पास में आए, जैसे नेचुरल सिलेक्शन का आया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आया, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम आया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर आया, इनका सीक्वेंस पूछा बच्चे। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आप ध्यान रखें, छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये सारे कंसेप्ट हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं, सारी थ्योरियां पढ़ी हैं। अब सीक्वेंस है बस कि कौन पहले आया कौन बाद में आया बच्चे। तो सीक्वेंस के लिए क्या करोगे, सीधा सीधा आप आंसर याद कर लोगे, समय खराब नहीं करेंगे। आंसर आएगा डी वाला। डी वाले में जो लिखा हुआ पहले डी वाला है, फिर बी वाला, फिर ए वाला, फिर ए सी वाला, दैट्स इट। और ये पढ़ा भी रखा मैंने, बाकी यहाँ पर लिखा भी हुआ है अगर शॉर्ट में आप देखना चाहो तो। फिर बच्चे जो आज आधुनिक इवोल्यूशनरी सिंथेसिस है वो आपके किसके योगदान से बढ़ा है, मतलब उसमें किस किस का योगदान किस समय रहा। आज हम आधुनिक तौर पे इवोल्यूशन के बारे में, उद्विकास के बारे में जो अपनी धारणाएं बनाए हुए हैं, तो उसके बारे में बताइए आप, पहले किसने कंट्रीब्यूशन दिया, फिर किस व्यक्ति ने, फिर किसने। तो यहाँ भी सीक्वेंस पूछा बच्चे, तो यहाँ पर सही सीक्वेंस क्या होगा आप सभी के सामने आंसर है बी वाले ऑप्शन में जो सीक्वेंस लिखा हुआ है यही आपका सही सीक्वेंस होगा बच्चे। और शॉर्ट में सबको लिखा है, कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। अब जो बच्चा बिल्कुल कंसेप्ट पढ़े बिना बैठा हुआ है वो तो सोचेगा सर आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर ऑप्शन को पढ़ो, फिर एक्सप्लेन करो। तो मेरे भाई वो समय जा चुका है, उसके लिए हमने कुछ क्लासेस चला चुके हैं पहले। अब हमारा उद्देश्य है कि PYQ एक बार तुम्हारे सबके आंखों के सामने से निकालना। मेहनत आप लोगों को करनी है। वीडियो को पॉज करके आप समय दे सकते हो किसी क्वेश्चन पे, लेकिन सभी बच्चों का हम समय खराब नहीं कर सकते। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। ये क्या कह रहा है, लेमार्क के जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का सिद्धांत है मेरे भाई, उसको आमतौर पर हम किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा है। किस नाम से जानते हैं बच्चे? तो उसको लेमार्क के सिद्धांत को जानते हैं हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है बच्चे। और ये क्या चीज है, 2-3 क्वेश्चन पहले ही आ चुके, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार इसके बारे में पूछा जा चुका था, तो हमने भी बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करना है। कुछ 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी वो बताना है। भाई हमारे जो स्पीसीज की उत्पत्ति के लिए जो डार्विन ने आइडिया दिया था वो सबसे ज्यादा माना जाने वाला आइडिया बन गया, पहली बात तो ये है। दूसरा है कि नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस पे आधारित था, जिसे असल में वेलेस ने सपोर्ट किया था। 2 बातें आपके सामने लिखी हैं। देखो पहली वाली बात जो आपको दिख रही है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरी बात जो है वो गलत है बच्चे, वेलेस ने सपोर्ट नहीं किया था, है ना। तो आंसर आएगा बी वाला, इसका बी वाला। बाकी आप देख लीजिए, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है बच्चे, इसने कहा कि भाई एक बुक है जूनोमिया, इसके लेखक कौन है बच्चे? डार्विन ही थे, डार्विन ने लिखा था। दैट्स इट, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है वो ये बताती है कि जीवन के सिद्धांत इन पर लागू होते हैं। जीवन के सिद्धांत कौन कौन से जीवों पर लागू होते हैं, ये आपसे पूछा। तो देखो भाई इसमें हमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। जो हमारे इवोल्यूशन की थ्योरी है ना, जो अपने किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन यानी उद्विकास के बारे में जो जो सिद्धांत दिए गए हैं वो जीवन वो किस किस पे लागू होते हैं बच्चे? तो जीवित हो तो उन पे लागू होते हैं, है ना। विलुप्त हो उन पे भी लागू होते हैं, या जो प्रोटिस्टा हैं या उनके अन्य ग्रुप है उन सब पे लागू होते हैं। ये प्रिंसिपल तो सभी जीवों पे समान रूप से लागू होते हैं, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स का हम जवाब दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, इवोल्यूशन के फील्ड में ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का प्रस्ताव किसने दिया था बच्चे? अब देखो ये प्रस्ताव है क्या, पहले समझिए। प्रस्ताव दिया था अरस्तु ने। अरस्तु ने जीवों को एक हाईआर्कियल लैडर में अरेंज किया, लोवेस्ट प्लांट से लेकर के हाईएस्ट ह्यूमन तक उन्होंने किया। ये आइडिया इवोल्यूशन का प्रीकर्सर था, लेकिन मॉडर्न इवोल्यूशन से अलग था। देखो भाई आज भी हम लोग क्या करते हैं, आपने सुना होगा हाईआर्की आपने आज भी सुना होगा। मतलब क्या होता है कि हमने किंगडम है, किंगडम को फाइलम में बांटा, फाइलम को फिर आगे चल के हमने क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनेरा, स्पीसीज, बहुत सारी कैटेगरी में बांटा है। ऐसे ही मेरे भाई अरस्तु ने भी एक बार बांटा था, लेकिन अरस्तु के समय पे इतनी ज्यादा खोज नहीं हुई थी, इतनी ज्यादा हमारे पास में जीवों की जानकारी नहीं थी, तो था तो उसका जो क्लासिफिकेशन का तरीका जो था तो अलग, लेकिन उसने एक आइडिया दे दिया कि भाई ये चीज कर सकते हो। तो समय के साथ जैसे जैसे हमें जीवों के बारे में जानकारियां ज्यादा मिली, तो हमने क्या किया और बेटर तरीके से उसको रखा। तो यही पूछा था आपसे, आइडिया किसने दिया था? ये अरस्तु ने दिया था, जो आज हम करते हैं। ओपेरिन और उसके सहयोगियों ने कोएसरवेट ड्रॉपलेट्स तैयार किए। मतलब क्या है, ओपेरिन और उसके जो साथी थे उन्होंने क्या प्रिपेयर किया बच्चे? उन्होंने कोएसरवेट ड्रॉपलेट तैयार किए। और किस चीज का यूज करके तैयार किए थे, समझिए बात को जरा एक बार। इस पूरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए भाई, ये कोएसरवेट्स क्या थे मेरे भाई? ये प्रोटोसेल लाइक स्ट्रक्चर थे। जिस प्रकार से हम ये मानते हैं, आज क्या मानते हैं कि भी हमारा जो शरीर है, हम जैसे जो ऑर्गेनिज्म है, उनकी उत्पत्ति शुरुआत में यानी हमारा पूर्वज कौन था? वो प्रोटोसेल मतलब आज जैसे बैक्टीरिया होते ना, हमारा पूर्वज वो है। हम कहीं ना कहीं सारे के सारे जीव उससे शुरू हुए हैं। तो इसी चीज को अब यहां धरती पे भी एक्सपेरिमेंट, लेबोरेटरी में भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए वैसे ही जो सबसे पहले वैसे ही आपकी प्रोटोसेल लाइक स्ट्रक्चर बनाए गई थी ना मेरे भाई, यानी कि जिससे फिर बाकी के मॉलिक्यूल, जिससे कि मॉलिक्यूल आपके डेवलप करके और बाकी के जीव जिससे बने हैं उसकी स्टडी करने के लिए ऐसा किया गया था। तो आपसे यही पूछा कि यहाँ लेबोरेटरी के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए किसने सबसे पहले बनाया था, किसकी सहायता से बना था? तो गम एरोबिक एंड फोस्फोलिपिड की सहायता से इसको बनाया गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन है बच्चे, पृथ्वी पर पहला जीवन जो था, पहला जीवन के बारे में पूछा है। वो कौन था? पहला जीव कौन था? वो था मेरे भाई आपका कीमोहेटरोट्रोप्स। कीमोहेटरोट्रोप याद रखा मेरे भाई। ये क्या है? देखो प्रारंभिक अर्थ पर केवल और केवल क्या थे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उपलब्ध थे, इसलिए पहला जीव भी इन्हें एनर्जी और कार्बन के सोर्स के रूप में इस्तेमाल करता था। और
ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट थे। तो ये जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट जीव थे इनको कहते हैं कीमो हेटेरोट्रॉप्स के नाम से आप लोग पुकार सकते हो। अगला इसके बाद मेरे भाई जो रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो कार्बन की मात्रा वाले फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म ईंधन, उनकी आयु का पता लगाते हैं और इसके लिए कार्बन 14 का हम यूज करते हैं। तो कार्बन 14 की हाफ लाइफ कितनी होती है? 55 वर्ष होती है बच्चे। बी आंसर आ जाएगा, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर, माना जाता है कि कौन से यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनेल्स सिम्बायोटिक बैक्टीरिया से विकसित हुए हैं? ठीक है, विच यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनेल्स, कौन से ससीम केंद्रीय कोशिका के अंग जो हैं वो आपके सिम्बायोटिक सहजीवी जीवाणु से विकसित हुए हैं? यहां पर कुछ सेल के अंगों के नाम दिया हुआ है मेरे भाई। तो ये सही आंसर क्या होगा? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक बच्चे क्लोरोप्लास्ट। दो आंसर हो जाएंगे आपके। ठीक है, ओके सर। मतलब ये दो ऑर्गेन तो सिम्बायोसिस से बने हैं। सिम्बायोसिस मतलब कह सकते हो सर कि पहले कोई बहुत कम विकसित जीव था, वो कम विकसित जीव जो है वो कन्वर्ट होकर के इन ऑर्गेनेल्स में कन्वर्ट हो गया। बाकी के जो ऑर्गेनेल्स है वो हमारी सेल की मेम्ब्रेन से बने हैं। ये है आपका मतलब। सबसे पहले एबियोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को किसने रिजेक्ट किया था? अब ये क्या चीज है समझिए पहले मेरे भाई। देखो, एबायोजेनेसिस या एबियोजेनेसिस शॉर्ट में बोल देते हैं, बाकी अबायोजेनेसिस हम जिसको बोलते हैं इसका मतलब है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। यानी पहले जो आपके गैर जीवित पदार्थ होते थे उनसे फिर जीवित जीव बने हैं आपके। तो ये कंसेप्ट को रिजेक्ट किसने किया था मेरे भाई? इसको किया था फ्रांसिस्को रेडी ने किया था। रेडी ने 17वीं शताब्दी में मीट एक्सपेरिमेंट किया, मांस को अनकवर्ड रखा, इससे मैगोट्स बने, और मांस को कवर्ड रखा तो उसने मैगोट्स नहीं बने। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पर इन्होंने साबित किया कि भी कि जो जीवित जीव है ना वो मर्त मैटर से अपने आप से नहीं बन सकता, यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो ही नहीं सकती। अभी तक कंसेप्ट ये माना जाता था कि भी जो निर्जीव चीज उससे सजीव बना है, लेकिन इन्होंने कहा भी देखो मैं अगर अनकवर्ड रखता हूं तो ठीक है, ये बन जाते हैं नए जीव, लेकिन मैं कवर करता हूं तो नहीं बनते, मतलब अपने आप से कभी नहीं बन सकता। इन्होंने इस बात को ऐसे रिजेक्ट कर दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चे, आपको कह रहे हैं मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था इनमें से कौन सा अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं हुआ था? मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें कौन सा अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं हुआ था बच्चे? ये आपसे पूछा है। देखो भाई, सिंथेसिस हुए कौन कौन से थे? ग्लाइसिन किया था, एलेनिन किया था, एस्पार्टिक एसिड किया था। हुआ कौन सा नहीं था? मेथियोनिन का निर्माण नहीं हुआ था मेरे भाई। ठीक है, ओके सर, उनके एक्सपेरिमेंट में ये नहीं बना था क्योंकि इसको बनने के लिए सल्फर चाहिए होता और सल्फर का सोर्स अवेलेबल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल की उत्पत्ति के लिए जो एंडोसिम्बिएंट हाइपोथेसिस था, अभी बताया था ना कि यूकैरियोटिक सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उन्हीं से यूकैरियोटिक सेल के कुछ ऑर्गेन्स बने थे, सिम्बायोटिक ऑर्गेनेल्स हम जिसको कहते थे। तो उसमें साइनोबैक्टीरिया की भूमिका के रूप में इनमें से किसने प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? देखिए भाई, समझिए जरा बात को। अब ऑप्शन जो दे रखे हैं इनको समझ लेते हैं। ऑप्शंस को जितने आप वीडियो पॉज करके आराम से सारे ऑप्शन पढ़ सकते हो, है ना। अच्छा, ये जो एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस था इसके अनुसार क्या था कि भी साइनोबैक्टीरिया जो है ना वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, और यूकैरियोटिक प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के एंसेस्टर माने जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में अभी भी अपेरेंट बैक्टीरिया वाला डीएनए और फोटोसिंथेटिक मशीनरी है। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई कि यहां पर जो क्वेश्चन में आपसे पूछा था ना, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि भाई एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस जो आया था ना किसके लिए आया था? यूकैरियोटिक सेल के ओरिजिन से संबंधित। तो उनमें से इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रपोज्ड एज द रोल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया का रोल उसमें क्या था? अभी हमने पढ़ा भी साइनोबैक्टीरिया जो होता है ना उसका क्या रोल है। साइनोबैक्टीरिया एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होती है, और यूकैरियोटिक जो प्लांट सेल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट के एंसेस्टर माने जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में अभी भी डीएनए और फोटोसिंथेसिस की मशीनरी है। तो इसका मतलब ये मानते हैं हम लोग कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो बना है अपना उसके एंसेस्टर हैं, उसी से बना है। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन है, इनमें से किसे सेडिमेंट्री साइकिल के नाम से जाना जाता है? क्योंकि इनका रिजर्वेयर सेडिमेंट्री रॉक है। देखो, चट्टाने कई प्रकार की होती हैं, उन्हीं में से एक टाइप होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टाने। सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाने के कारण इनमें से किसको हम लोग क्या मानते हैं कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही इसका रिजर्वर होता है, इसका भंडार होता है। समझिए बच्चे, तो किसकी मात्रा पाई जाती है? देखो,
फोस्फोरस साइकिल को सेडिमेंट्री साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि इसका मुख्य रिजर्व कहाँ होता है, आपका सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर होता है। कार्बन, नाइट्रोजन और वाटर साइकिल जो होती है ना, ये फोस्फोरस का एटमॉस्फेयर में सिग्निफिकेंट गैसियस फॉर्म में नहीं होता। ये मेनली रॉक्स जैसे सॉइल, प्लांट, एनिमल और इनसे रॉक्स के माध्यम से आपका सर्कुलेट करता है। तो इसीलिए क्या आएगा मेरे भाई, फोस्फोरस साइकिल, फोस्फोरस चक्कर। देखो फोस्फोरस का रिजर्व जो है वो हमारे कार्बन, नाइट्रोजन, इनकी वाटर की तरह से एटमॉस्फेयर में नहीं होता। मोस्टली इसका जो होता है वो चट्टानों में होता है, वो भी कौन से में, सेडिमेंट्री में। तो ये आपसे पूछा था कि कौन से साइकिल है जिसका जो मेन कंपोनेंट है, उसका रिसोर्स, उसका रिजर्व हम लोग चट्टानों में मानते हैं, वो आएगा आपका फोस्फोरस साइकिल के लिए बच्चे। तो ये क्वेश्चन थे आज के, जो आपने एक बार फास्टली अपनी नज़रों के सामने से निकाल लिए। कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो एक बार एक्सप्लेनेशन को पढ़ो, बैठ के आराम से डिस्कस देखोगे तो कोई खास बात नहीं बच्चे, इसके अंदर कोई नई चीज़ मुझे दिखाई ही नहीं दी। जिस बच्चे ने कंसेप्ट पढ़े हैं बहुत आसानी से सामने से निकाल सकता है। चलिए बच्चे, तो यहाँ तक करते हैं आज, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।